नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिवाली से पहले सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी 3 से 9% बढ़ाई। आज कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। फिर एमसीएक्स पर 50,500 के नीचे फिसला सोने का भाव। कॉमेक्स पर भी सोना $1650 प्रति आउंस के नीचे। फेड ने सख्ती से बनाया दबाव, लेकिन डॉलर में कमजोरी से मिल रहा है सपोर्ट। बेस मेटल्स में बना दबाव, करीब 2% टूटा एल्यूमिनियम का भाव। कॉपर में भी 1% से ज्यादा की गिरावट। बढ़ती महंगाई और चीन में बढ़ती कोरोना पाबंदियों ने बनाया दबाव। एनर्जी पैक पर दबाव में कारोबार। $92 के नीचे फिसला ब्रेंट। यूरोप में करीब 9% टूटा नेचुरल गैस का भाव। मांग गिरने, सप्लाई बढ़ने और बढ़ती महंगाई के कारण मांग पर दबाव। आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय और मनोज कुमार जैन हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स आज के सत्र में कहां हैं? नमस्कार मनीषा जी। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है और मिक्स्ड क्यूज यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। उस लिहाज से हमारी यहाँ एक सेलिंग और एक बाइंग की सलाह रहेगी। पहली जो पिक रहेगी वो केस्टर सीड नवंबर वायदा में रहेगी। यहाँ पे नवंबर वायदा में 7,180 के स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए। 7,240 का स्टॉप लॉस रखें। लक्ष्य रहेगा 7,070 का। वही मसाला पैक में कोरिएंडर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की सलाह रहेगी 11,200 के स्तर पर। 10,980 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य रहेगा 11,550। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर कमोडिटी में। प्रियांक, आपकी टॉप पिक्स इस बाजार में कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने क्रूड ऑयल को पिक किया है। हमने देखा है कि क्रूड ऑयल में जो रिसेंट रैली आया है और ये जो पुल बैक आया है, एग्जैक्टली स्टैंडिंग एट अराउंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहाँ से मुझे लगता है कि फिर से बाउंस बैक ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कच्चे तेल में। तो 6970 के आसपास बाई किया जा सकता है। 6750 स्टॉप लॉस रहेगा और 7350 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी कॉपर में रहेगी। कॉपर में हमने देखा है कि एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। 660 से लेकर 640 ये एक रेंज में ट्रेड्स हो रहे हैं फॉर लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक लोअर लेवल से फिर से हम टुवर्ड्स 660 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 640 के आसपास बाई किया जा सकता है। 630 का स्टॉप लॉस रहेगा और 660 के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, वो तो टॉप पिक्स हैं इस कमोडिटीज में। ऑफ कोर्स डिटेल में इन सभी कमोडिटीज पर चर्चा भी होगी, लेकिन आज की टॉप खबर क्लियरली यही है कि दिवाली से पहले सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी 3 से 9% बढ़ा दी है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल चटर। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस एमएसपी की बढ़त के ऊपर क्या कहा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीज़न के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किए हैं। गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। ऑलराइट, तो वो मंत्री बताते हुए कि किस तरह की वृद्धि यहाँ पर एमएसपी में देखने को मिली है। और सबसे पहले यहाँ पर गेहूं की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रबी की फसल है उसका 70% जो है, जो श्रेय है, जो मार्केट शेयर है, वो ऑफकोर्स यहाँ पर गेहूं में जाता है। और करीबन 5.5% का इजाफा हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है। करीब करीब 100 रुपए की तेजी यहाँ पर है। अजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कैसे देखते हैं इस वृद्धि को? क्या ये अनएक्सपेक्टेड लाइन्स है?
ऑलराइट अजय जी यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम सीधा इसको दालों की तरफ ले जाते हैं क्योंकि सुनील जी हमारे साथ जरूर हैं। सुनील जी, मसूर में तो अच्छी खासी बढ़त है, 9% की वृद्धि, करीब करीब 500 रुपए की बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। लेकिन चना में सबसे कम, सारी फसलें अगर हम देखें तो सबसे कम एमएसपी हाइक यहाँ पर चने में है, जो कि सिर्फ 2% के आसपास है। क्यों दोनों दालों में इतनी ज्यादा चेंजेस हैं, या बहुत ज्यादा जो डाइवर्जन हमने आता हुआ देखा है वो क्यों है? मनीषा जी, जहां तक बात करें चने की, चना करीबन 28 लाख टन सरकार के पास पड़ा है। टोटल 36 लाख टन बफर और ओपन मार्केट में बेचने के लिए सरकार के पास है, पीएसएस और पीएसएफ मिला के। तो उसमें करीबन 28 लाख टन चना गया है। तो केवल सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा है, बल्कि कंज्यूमर के बारे में भी सोचा है। जो चीज सरकार के पास नहीं है और जिसका बफर सरकार को बढ़ाना है, उसी का सरकार ने प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाया है। जैसा आपने पिछले भी नोटिफिकेशन देखा था कि 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल, मतलब 40% मूंग, तुअर और उड़द की फसल सरकार ने खरीदने का निश्चय किया था, जो कि 25% खरीदते थे, जबकि चने को केवल 25% तक ही रखा है। ऐसे ही एमएसपी में चने को कम बढ़ोतरी दी है, 100 रुपए दी है, जबकि मसूर में 400 रुपए, 500 रुपए की बढ़ोतरी दी है। इसका कारण सीधा सीधा है कि मसूर सरकार के पास केवल 70-80 हजार टन है, जबकि मसूर का बफर सरकार को बनाना है। इसी प्रकार उड़द और तुअर का भी सरकार को बफर बनाना है, इसलिए उसकी भी पिछले अनाउंसमेंट में हमने उस दोनों की काफी एमएसपी बढ़ने का भी देखा और प्रोक्योरमेंट का भी देखा। तो सरकार ने एक बैलेंस बनाने का जरूर कोशिश करी है कि किसानों को भी अच्छे भाव मिले और कंज्यूमर को भी एक रिलैक्स मिलता रहे। इसके लिए सरकार के पास एक बफर स्टॉक कैसे बने, इसके बारे में भी सरकार ने सोचा है। सुनील जी, इसके अलावा जिस तरह की सरकार ने सालों पहले यहाँ पर सेल्फ रिलायंस की बात करी थी, आप कितना वो अचीव होता हुआ देखते हैं? जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हम सेल्फ की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि 100% बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें अभी भी 15 से 20 लाख टन दालों का इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, मटर इंपोर्ट बैन है लगभग, इसके कारण हम इंपोर्ट कम होता हुआ जरूर देख रहे हैं। लेकिन येलो पीज और हरी मटर की बात करें तो आज 45 से 55 तक के भाव हैं, भाव काफी ऊपर हैं। यदि सरकार इसको खोलती है तो शायद मुझे लगता है कि जो हम 14, 15, 16 में जो इंपोर्ट करते थे, हम वहीं पहुंच जाएंगे करीबन 30 लाख टन इंपोर्ट करने में। तो हम अभी तक सेल्फ अपने साइंस की तरफ नहीं है, सफिशिएंट तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कि हम जो पहले के सालों में 11-12 के सालों में भी दाल की हमारे यहाँ किल्लत दिखाई देती थी, वो जरूर अब इन सालों में नहीं दिखाई दे रही है। पॉइंट टेकन जी हाँ, सरकार की तरफ से काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। और क्यों मसूर और चने में एमएसपी बढ़ाने में इतना ज्यादा फर्क रखा गया है, वो ऑफकोर्स हमको यहाँ पर सुनील जी ने समझाया है। आप खाने के तेलों की यहाँ पर अगर बात करें तो ऑफकोर्स सैफ्लावर का बहुत ज्यादा उत्पादन भारत बाजारों में नहीं होता, लेकिन सरसों में हमने अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, करीब 8% की तेजी। अगर मसूर के बाद देखें, जहां पर 500 रुपए की एमएसपी की बढ़त हुई है, सरसों में यहां पर 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त देखने को मिली है। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप इस बढ़त को, और आपको लगता है इससे सरसों का एरिया बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछले साल की फसल भी अच्छी खासी थी, क्या इस साल भी किसान इस तरफ का रुख करेंगे? तो दीपावली से पहले किसानों को ये खुशखबरी है, और बिजाई का सरसों का समय चल रहा है। लास्ट ईयर भी 25% सरसों का एरिया बढ़ा था और 111 लाख टन की पैदावार हुई थी। 400 रुपया सरसों का एमएसपी बढ़ाना ये सरसों की बिजाई को फायदा देगा। दूसरा, जब तक आपके इंपोर्टेड तेल तेज थे और किसानों को दाम मिले थे, तो भी वो सहायक थे इसमें। वर्तमान में स्टॉक लिमिट लगने की वजह से डिमांड सप्लाई में कमी हो रखी है और किसानों को भी मूल्य नहीं मिल रहा है और उपभोक्ता को भी दाम नहीं मिल रहा। तो एमएसपी बढ़ाने के लिए तो मोपा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार को, कृषि मंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को। लेकिन स्टॉक लिमिट को साथ में हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सरसों के दाम किसानों को मिलेंगे। और मुझे लग रहा है इस साल भी सरसों की बिजाई 15 से 16% गई साल से ज्यादा होगी। ऑलराइट, तो क्लियरली एक धन्यवाद यहाँ पर आता हुआ। सरसों की बिजाई यहाँ पर 15-20% ज्यादा हो सकती है। एमएसपी में अच्छी खासी हमने बढ़त यहाँ पर आते हुए देखी है। अजय जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जहां तक गेहूं की बात है, 5.5% का इजाफा एमएसपी में यहाँ पर भी दिया गया है। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हम ओवरऑल फूड ग्रेन्स देखें रबी में, तो 70% गेहूं उसमें गिना जाता है। आप कैसे देखते हैं इस एमएसपी हाइक को? देखिए, जो सरकार का जो बफर स्टॉक था और एकदम सरप्लस जो था ओवर द पास्ट डिकेड,
वो इस दशक का मेरे ख्याल से न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाएगा जब तक 1 जून 2023 आएगा। तो मुझे लगता है ये सही कदम है सरकार की तरफ से। सरकार को जो है मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट करना चाहिए ताकि अपना वो बफर रीबिल्ड कर सके और जो है गेहूं के भाव में फिर स्थिरता रहेगी। अगर सरकार के पास ही गेहूं कम रहता है तो सारा बाजार जो है अप डाउन लोटपोट रहता है, कभी कोई इम्पोर्ट की बात करता है। तो ये अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, उन्होंने रीजनेबल भाव कर दिया है ताकि जो है लोकल किसानों को जो है एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल प्राइस अपनी उपज का मिलेगा और उससे जो है मेरे ख्याल से बाजार में स्थिरता आएगी। अजय जी, जैसे आपने कहा, जी हाँ, सरकार के पास जो स्टॉक है वो 14 साल में सबसे कम है शायद। आपको लगता है कि अगला साल अगली स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कुछ सरकार बनाएगी कि ये वापस से रिपीट ना होता हुआ नजर आए? देखिए, जब बफर आपका जो इतना बड़ा बफर होता है सालों साल का, और अगर वो वाइप आउट हो जाता है तो उसको रीबिल्ड करने में भी 2-3 साल लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट वापस जो है एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगा और मेरे ख्याल से जो है कोई हिंदुस्तान को इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऑल राइट, तो क्लियरली एक एमएसपी फर्स्ट रिएक्शन जो हमने यहाँ पर ट्रेड इंडस्ट्री से आता हुआ देखा है वो यही है कि ये प्लस पॉइंट है, सरकार की नीतियां सही जा रही हैं, आगे जाके बफर स्टॉक बनने में यहाँ पर मदद मिलेगी। और क्लियरली वो एक मदद करता है क्योंकि अगर एक किल्लत होती है, शॉर्टेज आती है बाजार में, तो सरकार उसे हैंडल कर सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पर अनिल जी ने कहा कि जी हाँ, जो स्टॉक लिमिट्स हैं, जो कुछ मेजर सरकार ने पहले लगाए थे, वो जरूर यहाँ पर हटाने की जरूरत है। सुनील जी, अनिल जी और अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और वो इनिशियल रिएक्शंस अपने जो रबी एमएसपी की आज हमने अनाउंसमेंट आते हुए देखी है, उस पर हमारे जो दर्शक हैं उसके साथ शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने में आने वाले निवेश की। यहाँ पर क्या कुछ ऑप्शंस हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुमार जैन भी। अपने एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ हैं ही, उनसे भी लेंगे राय। गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। और सोने की बात तो यहाँ पर बनती ही है क्योंकि फेस्टिविटीज से पहले यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी है, प्राइसेस में मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खरीदारी के मौके तो हैं ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर क्या करना चाहिए वो भी अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन उससे पहले इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुमार जैन हमारे साथ हैं। कुमार जी नमस्कार। आपसे तो सबसे पहले ग्राउंड फील ही लेना चाहेंगे कि किस तरह की खरीदारी हो रही है। आज तो पुष्य नक्षत्र भी है, आज से यहाँ पर दिवाली की शुरुआत हो जाती है, लोग सोना खरीदना भी शुरू कर देते हैं, तो कैसा है माहौल? पहले हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है, इतने सालों में जो अपने काम नहीं देखा वो इस बार हम काम देख रहे हैं। मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से अपनी बात शुरू करता हूँ। गत वर्ष 3.7 करोड़ हॉलमार्किंग आर्टिकल्स के हॉलमार्क हुए थे, जो इस वर्ष 12.38 करोड़ आर्टिकल हॉलमार्क हुए। इसका मतलब आने वाले समय में एक लंबी तेजी काम में हम देख रहे हैं। डेफिनेटली सोना भी कोविड के समय में 58,500 दिखा, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर यूक्रेन रशिया वॉर पे भी वापस सोना 55,000 के आसपास दिखा, फिर नीचे आया। तो लोगों के दिमाग में आ गया कि शादियों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट टाइम है। गत वर्ष सोना जो था 80 टन के आसपास सोना बिका था, जो हम अब की बार इस धनतेरस पे और इस फेस्टिव सीजन पे 120 करोड़ के आसपास सोने का सेल देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके मिला जुला एक अच्छी तेजी हम सोने में काम में देख रहे हैं। और इस बार जो और भी एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो पितृपक्ष रहता है, लोग उसमें खरीदारी नहीं करते हैं, वो पितृपक्ष सबको लागू पड़ता है, हिंदू, यूपी के, गुजरात के सब लोग। लेकिन इस बार पितृपक्ष के 6 से 7 दिन हमने जो काम किया है, ऐसा हमको महसूस हो रहा था कि सब दिन धनतेरस आ गई। तो कहीं ना कहीं जाके कोविड के पूरा जो पिक्चर क्लियर हो गया, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया है और कोविड के बाद में जो शादियों की सीजन है उसकी भरमार चली हुई है। ये सब देखते हुए बहुत अच्छा काम करेगा। मैं एक सेकंड मनीषा जी आपको मेरा शोरूम दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा इस समय पूरा रश भरा हुआ है। एक नजर, एक सेकंड। हाँ जी। यस पूरा भरा हुआ है शोरूम। जी हम देख सकते हैं। और सब हमारी बहनें, महिलाएं हैं जिनका सबसे ज्यादा लगाव रहा कि भी सोना है, कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। एंड जी हाँ, लोग यहाँ पर निकल के काम भी कर रहे हैं। कुमार जैन जी, खाली मैं एक नंबर यहाँ पर फिर से आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। आपने कहा पिछले साल 3.7 करोड़ आर्टिकल्स थे और इस बार 12.3 करोड़ आर्टिकल्स यहाँ पर हॉलमार्क हुए हैं। 12.38 करोड़ आर्टिकल इस बार हॉलमार्क हुए। तो इसका मतलब है लोगों की तैयारी पूरी है। जी
बिल्कुल बिल्कुल, हम हर तरह से सच धज के छोटी आर्टिकल्स, बड़ी आर्टिकल्स, सब तरह से हमारे पास सब तरह के कस्टमर्स हैं। छोटे बजट वाले भी कस्टमर हैं जो काम करते हैं और बेटियों को शादी में 50 ग्राम 100 ग्राम देना सोना देते हैं। ऐसे भी लोग हैं मारवाड़ी गुजराती जो किलो किलो 1.5 किलो सोना देते हैं। और ये बिल्कुल देना एक वाजिब है। हिंदुस्तान में कल्चर है कि भाई बेटी को स्त्री धन के रूप में सोना दिया ही जाता है। हर कोई आदमी अपने प्लान करता है कि भाई मेरी 2 बेटियां हैं। कल एक कस्टमर आया था, 2 बेटी लेके आया था, गुजराती कस्टमर थे, उनकी बेटियां छोटी छोटी थी। मैं बोला आप अभी तो बच्चे छोटे हैं। बोले नहीं नहीं सर, अभी से शुरू करूंगी तो जाते जाते मेरा 500 ग्राम का बजट है मेरी दोनों बेटियों को देने का। तो इस तरह से लोगों का आत्मविश्वास बैठा है सोने में। और हमेशा सोना इमरजेंसी में सिर्फ सोना ही काम आया। यूक्रेन रशिया वॉर पे लोग भाग गए थे पूरे, उसमें क्या था हाथ में उनके? सिर्फ सोना ही था। एब्सोल्युटली। बस यही देखते हुए हम काम कर रहे हैं। जी हाँ, और अच्छी खासी खरीदारी हम ऑन ग्राउंड यहाँ पर होता हुआ देख भी रहे हैं। एंड आई डू गेट इट कि इंडस्ट्री कितनी तैयारी के साथ बैठी है। पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में जिस तरह के आर्टिकल्स यहाँ पर हॉलमार्क हुए हैं, क्लियरली एक्सपेक्टेशन बाजार में काफी अच्छी खासी है। प्रियंक, आपसे जानना चाहेंगे एक नियर टर्म, लॉन्गर टर्म, और जैसे कुमार जैन जी ने कहा कि काफी सारे इंडियंस ऐसा ही करते हैं, शुरुआत से थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हम इन्वेस्टेड मार्केट्स में SIP के तौर पर देखें, या फिर जिस तरह से इंडियन हाउस होल्ड SIP को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझता है कि सोना हर साल यहाँ पर खरीदा ही जाता है। अगर किसी ने 5 साल पहले सोना लिया था, तो अगर हम देखें 5 सालों में 2 सालों में यहाँ पर सोने ने आउट परफॉर्म किया है हर एसेट क्लासेस को। इस साल भी हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर होता हुआ देखा है। लेकिन अगर आज कोई यहाँ पर सोना खरीदे तो अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिहाज से किस तरह से प्राइस मूव्स देखते हैं आप? देखिए मनीषा जी, जो गोल्ड के प्राइसेस हमने देखे 2021-22 में काफी वॉलेटाइल रहे हैं। एंड अभी जो लेवल्स के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, अराउंड 50,500 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं MCX पे, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स दिखते हैं ये फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी को बाइंग करनी है फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन, जिस तरह से आपने कहा कि 1 साल से 3 साल तक का अगर किसी का नज़रिया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बाई किया जा सकता है। इन नेक्स्ट 1 to 2 years टाइम होराइजन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर से हम 55,000 की और बढ़ सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस में। एंड अगर मैं शॉर्ट टर्म की भी बात करूं तो ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा था कि गोल्ड में अभी 1610 के आसपास के जो लोस बने थे सितंबर में, वहां से एक उछाल दिखा है स्पॉट गोल्ड में, और अभी 1650 के आसपास है। तो यहाँ पे फ्रॉम वेरी नियर टर्म ऑल्सो MCX में 49,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो सस्टेन करता है ग्रेजुअली, मुझे लगता है कि ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 1 to 2 months ऑल्सो ऊपर की रहनी चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि जो इनिशियल हर्डल्स रहेंगे वो अराउंड 52,000 के आसपास के रहेंगे। 52,000 से लेके 52,700 वुड बी द रेंज। और एक बार 53,000 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करें तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हम 55-56 के तरफ बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल इवन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंगल, इवन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंगल, करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो डेफिनेटली ये सलाह रहेगी कि गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। ऑलराइट, करंट लेवल्स पे भी आप ले सकते हैं, नहीं तो 50,000 का स्तर अगर टूटे तो स्टैगर्ड खरीदे में वहां पर और भी एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। और जैसे कहा प्रियंक ने कि 52-55,000 तक के भी लेवल्स यहां पर ऊपर में देखने को मिल पाएंगे। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी में खरीदारी, और आप क्या राय देंगे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सोने दिवाली और धनतेरस में जो लोग यहाँ पर सोना खरीदते हैं वो लंबे समय के हिसाब से खरीदते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे सोने के निवेश के लिए अगर हम छोटी अवधि के लिए भी बात करें या लंबी अवधि के लिए भी, तो ये एक बेहतर समय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं वो अपने हाई से लगभग 20% करेक्ट हो चुकी है। हम लगभग $2,100 तक पहुंचे थे और अभी हम $1,650 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है निवेश के लिहाज से। जो छोटी अवधि के लिए भी सोच रहे हैं 1 से 3 वर्ष के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश करना चाहिए। मेरा मानना है कि 1 से 3 साल में कीमतें जो है फिर एक बार 56 से 58,000 तक के जो स्तर दिखा सकती है। वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो इन्फ्लेशन हमेशा रहने ही वाला है, और उस लिहाज से भी यहाँ पे सोने में हम देख रहे हैं कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो बिटवीन 5 to 10% रहती है। तो अगर 5 साल का आप नजरिया लेकर के चलेंगे तो हो सकता है हम कीमतों को 65,000 तक भी जाते हुए देखें। तो यहाँ पे बिल्कुल SIP के रूप में भी जो है निवेश कर सकते हैं। और जिनको यहाँ पे शादी या फेस्टिवल के लिए बाइंग करना है, तो अभी ये काफी अच्छे अट्रैक्टिव भाव है।
यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना भी सोने की कीमतों में नहीं लगती। एब्सोल्युटली, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर रेशियो देखें तो क्लियरली जो कार्ड्स हैं वो यही आपको बताते हैं कि ऊपर में यहाँ पर ज़्यादा भाव चढ़ सकते हैं। जिस तरह से अगर प्राइसेस की यहाँ पर बात की जाए तो हमने वहाँ पर तेज़ी बनते हुए देखी ही है, अपने हाईज से तो नीचे हैं लेकिन अपने लोज से भी ऊपर है और यहाँ से खरीदारी की राय। कुमार जैन जी, मनोज जी, प्रियांक, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर सोने में बना के देने के लिए भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम लौट कर आएंगे आवाज़ समाचार के साथ।